हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस पोएम के ऊपर बात करने वाले हैं ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पोएम को 1835 में लिखा गया था और 1842 में पब्लिश किया गया था। ये पोएम एलेजी है। टेनिसन ने अपने फ्रेंड ऑथर हेलम की मौत के बाद उसके गम में ये पोएम लिखी थी। इस पोएम में 4 स्टेंजास हैं और 16 लाइन्स हैं। इस पोएम के पहले स्टेंजा से हमें पता चल जाता है कि पोइट समंदर के किनारे बैठा हुआ है और वो समंदर की लहरों से कह रहा है कि ब्रेक 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 ऑन ग्रे स्टोन्स, यानी वो समंदर की लहरों को ये हुक्म दे रहा है कि जाओ जाके वो काले पत्थरों से टकराओ। और वो आगे कहता है कि मेरे अंदर जो थॉट्स हैं वो मैं अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। यानी कि अगर पहले स्टेंजा को हम देखें तो पोइट ने अपने अंदर जो अपने दोस्त के लिए जो जज्बात थे, जो एहसासात थे, वो बयान किए हैं। स्टेंजा को हम देखें तो पोइट दुख और गम से भरा हुआ है। वो कह रहा है कि मेरे अंदर जो जज्बात थे वो मैं अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। यानी कि वो जज्बात बयान करने के लिए उसके पास तो वो अल्फाज ही नहीं है जो अपने दोस्त के साथ गुजरे हुए लम्हात, अपने दोस्त के साथ गुजरी हुई वो यादगार लम्हात वो बयान कर सके। यानी उसके पास वो अल्फाज ही नहीं है जो अपने दोस्त के साथ गुजरे हुए लम्हात को बयान कर सके। दूसरे स्टेंजा में पोइट अपने दुख का इजहार तो कर रहा है लेकिन वो हिडन वर्ड्स में कर रहा है। जैसे वो पहली लाइन में कह रहा है कि ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉय दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले। वहाँ पे एक मछुआरा था, उसका बेटा और बेटी आपस में खेल रहे थे, तो उसका जो भाई था वो अपनी बहन पर चिल्ला रहा था। पोइट यहाँ पे कह रहा है कि ये उनके लिए अच्छा है जो वहाँ पे खेल रहे हैं। एक निचले 2 लाइनों में एक सेलर की बात कर रहा है जो अपने बोट में बैठ के गाने गा रहा है। ये पोइट कह रहा है कि ये उन दोनों के लिए अच्छा है जो वहाँ पे खेल रहे हैं, अपने बहन पे चीख रहे हैं, अपनी बोट में बैठ के गाने गा रहे हैं। लेकिन ये पोइट के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था ऑथर हेलम वो अब उनसे जुदा हो गया। वो उसकी मौत की वजह से बहुत ही गमज़दा हुआ है, जिसकी वजह से अब पोइट को अब जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे खेलना, गाने गाना अब शायर के लिए अच्छी नहीं है। ये उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके प्यारे अभी ज़िंदा है, वो हंसी खुशी खेल रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन पोइट के लिए ये अच्छा नहीं है क्योंकि उसका प्यारा दोस्त अब उसके पास नहीं, उससे जुदा होके चला गया है। थर्ड स्टेंजा में पोइट अब एक पहले 2 लाइनों में एक शिप के बारे में बता रहा है जो अपने मंजिल यानी वो बंदरगाह की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो आखिरी 2 लाइनों हैं इनमें फिर अपने वो दोस्त के बारे में बता रहा है। वो अब कह रहा है द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड यानी कि वो गायब हाथ से मुराद उसका दोस्त ऑथर हेलम। एंड द वॉइस एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, वो यानी कि उसकी जो आवाज़ जो अब तक वहाँ पे मौजूद है, उससे मुराद यानी कि उसका दोस्त और ऑथर शायर और उसका दोस्त। पहले जब उसका दोस्त जिंदा था तो यकीनन यहाँ पे आए होंगे। पोइट और उसके दोस्त ने हाथों में हाथ डाल के हंसी खुशी खेला होगा, गाने गाए होंगे, इसीलिए वो कह रहा है कि वेनिस्ड हैंड यानी कि हाथ जो गायब होने वाला हाथ। और एक और बात कह रहा है कि वॉइस साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, यानी कि उसकी आवाज़ की बात कर रहा है जो उसके कानों में अब तक गूंज रही है। यानी कि उसके जो अल्फाज हैं, उसकी जो बातें हैं अब भी उसके पास उसके कानों में गूंज रही हैं, यानी कि उनको महसूस कर रहा है, उन बातों को याद कर रहा है। इसीलिए कह रहा है कि दैट स्टिल यानी कि उसकी जो आवाज़ है वो अभी तक मौजूद है, शायर के जहन में, शायर की यादों में अब तक मौजूद है। चौथे स्टेंजा का आगाज भी सेम वर्ड्स के साथ होता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी शायर एक दफ़ा फिर समंदर से कह रहा है ब्रेक 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 ऑन द फुट्स ऑफ थाई क्रेक्स। क्रेक्स से मुराद खड़ी चट्टानों को कहते हैं जो समंदर के किनारे थी। शायर एक दफ़ा फिर सी से कह रहा है कि जाओ और उनको तोड़ो। अब आखिरी जो 2 लाइनें हैं इनमें एक दफ़ा फिर अपने दोस्त के साथ जो मोहब्बत थे वो बयान कर रहा है। जैसे वो कह रहा है कि द टेंडर ग्रेस ऑफ डेज, यानी कि वो अच्छे गुजरे हुए वो दिन, उन दिनों की बात कर रहा है जिन दिनों में वो हंसी खुशी खेला करते थे, एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे, तो उन अच्छे खुशगवार लम्हात के बारे में बता रहे हैं। फिर आगे वो कह रहा है दैट आर डेथ, यानी कि दोस्त के साथ वो भी मर गए हैं। वो दिन तो वापस नहीं आ सकते लेकिन उनकी जो खुशगवार यादें हैं वो अब भी शायर के जहनों में अभी भी गूंज रहे हैं, वो अभी भी मौजूद है।
और आखिरी लाइन में कहता है दैट नेवर कम बैक टू मी, यानी कि वो जो गुजरे हुए लम्हात थे, यानी जो खुशगवार लम्हात थे, वो गुजरे हुए अच्छे यादें वो कभी भी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उसका दोस्त तो मर गया है। सिर्फ वो यादें उसके जहन में मौजूद है, लेकिन वो यादें वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वक्त एक दफ़ा गुजर जाए तो वापस कभी भी नहीं आता। इस पोएम में पोएट ने मुख्तलिफ फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ किए हैं, जैसे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड्स इन अ वर्ड्स। तो हम देखें तो अ डे दैट इज डेथ, फोर्थ स्टेंजा में अ डे दैट इज डेथ, यहाँ पे डे में ड साउंड और डेथ में ड साउंड, यहाँ पे ड साउंड की रिपीटेशन हुई है। और बोट ऑन द बे, सेकंड स्टेंजा में बोट ऑन द बे, यहाँ पे ब साउंड की, बोट और बे में ब साउंड की रिपीटेशन हुई है। तो इसीलिए ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है। पैराडॉक्स का मतलब है दो अपोजिट चीज़ें, जैसे यहाँ पे टच ऑफ अ वेनिश्ड हैंड, तो अगर वो हाथ अगर वेनिश्ड है तो आप टच कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे टच और वेनिश्ड, तो ये दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिव और अपोजिट आइडियाज़ यहाँ पे यूज्ड हुए हैं। तो ये भी पैराडॉक्स यानी कि फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। रिपीटेंट, रिपीटेंट का मतलब है रिपीटेशन। हम देखें तो लाइन 1 और लाइन 13 ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और लाइन 5 में ओ विल और ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं, तो इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेंट भी यूज़ हुआ है। जो सबसे ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है इमेजरी। पोएट जो है वो फर्स्ट स्टेंजा से लेकर आखिरी स्टेंजा तक हमारे जहनों में इमेजेस क्रिएट कर रहा है। जैसे पहले स्टेंजा में वो समंदर के बारे में बता रहा है, दूसरे स्टेंजा में वो फिशरमैन और सेलर के बारे में बता रहा है, तीसरा स्टेंजा में वो किसी शिप के बारे में बता रहा है, यानी कि वहाँ वो बीच पे होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है। तो उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमारे जहन में इमेजरी पैदा कर रहा है। तो ये भी फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम के अंदर यूज़ हुआ है। इस पोएम के अंदर थीम्स हैं वो ये है सैडनेस एंड ग्रीफ। पहले से देखें तो पोएट थ्रू आउट वो सैड है और ग्रीफ है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है ऑथर हेलम वो अब उनसे जुदा हो गया है, वो अब मर गया है, जिसकी वजह से वो पोएट जो है वो बहुत ही ग्रीफ है, पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। लाइफ एंड डेथ, शायर पोएट थ्रू आउट द पोएम दो ही चीज़ों के बारे में बता रहा है, लाइफ और डेथ, बीच पे मौजूद होने वाली जो लाइफ, कुछ हंसी खुशी गा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, उसके फ्रेंड की डेथ। तो वो ये दो चीज़ें हैं लाइफ और डेथ, इन दोनों चीज़ों के बारे में थ्रू आउट द पोएम बता रहा है। इनडिफरेंस ऑफ नेचर, यानी कि इंड इसका मतलब है चाहे दुनिया जो भी हो जाए, जितने भी हादसात आए, जो भी वाक़यात हों, लेकिन नेचर जो है वो कांस्टेंट चलती रहती है। जैसे कि जंग हो तब भी सूरज निकलता है, डूबता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सूरज निकलता रहे और वो बस निकलता ही रहे, वो डूब जाता है। अब वो शायर यहाँ पे भी ऐसी ही बात कर रहा है। तो पोएट इस पोएम में भी ऐसी ही बात कर रहा है, जैसे उसका फ्रेंड तो मर गया, नेचर कॉन्स्टेंटली काम कर रही है, जैसे बीच पे काम हो रहा है, समंदर की लहरें उठ रही हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन ये हम देखें तो दुनिया का दस्तूर भी है, अगर कोई मर भी जाए तो लोग कुछ ही देर तक उसका गम मनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं। इसके हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो A-B-C भी है, और इसमें हर स्टेंजा में 4 लाइनें हैं, तो इसको क्वार्ट्रेन भी कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।